नमस्कार, मैं आलोक कुमार एक बार फिर से आप लोगों के सामने। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ग दसम के राजनीतिक विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर नंबर 4, और जिस टॉपिक का नाम है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। और हम इस अध्याय में देखेंगे कि किस प्रकार से भारतीय लोकतंत्र में जाति, धर्म और जो लैंगिक जो असमानता है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। हम इस चैप्टर के पहले भाग में हम ये देखेंगे कि जो महिलाएं हैं, जिसे हम लैंगिक अंतर भी कह सकते हैं, कि जो महिला और पुरुष है उसके बीच में क्या क्या अंतर है। अंतर का मतलब यहाँ पर ये है कि सार्वजनिक रूप से महिला और पुरुष में क्या समानताएं और असमानताएं हैं। हम फिर देखेंगे इस चैप्टर में कि किस तरह से नारीवादी आंदोलन आरंभ हुआ पूरे विश्व में और उसका प्रभाव भारत में कैसे पड़ा। और फिर हम जानने का प्रयास करेंगे कि भारतीय राजनीति में महिलाओं की जो भूमिका है वो किस हद तक पहुंची। तो चलिए अब हम देर नहीं करते हैं और इसके चैप्टर के हम पहले भाग और पहले सब टॉपिक को देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके परिचय को देखते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय लोकतंत्र की जो कहानी है उसमें ये चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण रखी गई थी कि महिला और पुरुष के बीच में समानता होगी। यानी कि जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था उसमें इस बात को रखा गया था कि चाहे वो किसी जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग हों, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, वो उनके बीच में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इसी संदर्भ में हम ये देखते हैं कि किस तरह से जाति और धर्म और लैंगिक मसलों के कारण देश की राजनीतिक परिस्थितियां बदलती हैं। तो हम इसके पहले अब टॉपिक पे चलते हैं, देखते हैं लैंगिक मसले और राजनीति। तो इसमें हम ये चीज़ देखेंगे कि किस तरह से जो लैंगिक मसले हैं वो भारतीय राजनीति को प्रभावित करते हैं। तो लैंगिक मसले का अर्थ यहाँ पे ये है कि पुरुष और स्त्री के बीच में जो विभेद किया गया है उसे हम लैंगिक असमानता कहते हैं, या और उससे जो समस्याएं उत्पन्न हुई यहाँ पर वो लैंगिक मसले के रूप में इसे लिया गया। तो अगर हम इसको देखें तो आपको ज्ञात होगा कि आप अपने आसपास के क्षेत्र में देखें, तो आप अपने घरों में देखें तो कुछ चीज़ों का जो विभाजन है वो हम जन्म से ही देखते आ रहे हैं। जैसे महिलाएं जो हैं वो घर का काम करेंगी, खाना बनाने का काम महिलाओं का है, घर की साफ़ सफाई का काम महिलाओं का है, झाड़ू बर्तन करने का काम महिलाओं का है, घर से संबंधित जो चार दीवारी के भीतर जो काम है वो महिलाओं का है। ये चीज़ें हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं। और पुरुषों का क्या काम है? पुरुषों का काम है कि वो आर्थिक चीज़ों की व्यवस्था करना, यानी कि किस तरह से घर गृहस्थी चलेगा, उसके लिए पैसे की ज़रूरत है, वो कहाँ से आएगा। उसके अलावा खेती बाड़ी, बाहर की चीज़ों को समझना, सामाजिक एक जो ताना बाना है उस संरचना में ढलना और उस तरह से अपने समाज के में अपने आप को स्थापित करना। तो ये कनेक्टिव जीवन में जाते हैं तब यहाँ पर चीज़ें क्या होती हैं वो काफ़ी अंतर हो जाती हैं, और उससे कहीं ना कहीं जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर पुरुष और महिला एक समान है वो चीज़ें हम लोगों को धरातल पर दिखाई नहीं देती हैं। तो हम जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पर जो श्रम का विभाजन है वो पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग कर दिया गया है, और ये जो श्रम का विभाजन है वो उसका प्रभाव सार्वजनिक जीवन में किसी दूसरे प्रकार से पड़ता है। इसका अगर हम एक देखें प्रभाव तो ये होता है कि जो राजनीति है जिसमें सबों की सहभागिता होनी चाहिए, वहाँ पर महिलाओं की भूमिका एकदम से नगण्य हो जाती है। आप अगर अभी भी चले जाएं भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में, खासकर राजस्थान के क्षेत्र में चले जाएं, या वैसे क्षेत्र में जहाँ पर शिक्षा का जो साक्षरता दर है वो कम है, वहाँ पे आज भी आप देखेंगे कि महिला और पुरुष के जो बीच की भागीदारी है उसमें काफ़ी अंतर है। और इस कारण से समाज में राजनीतिक रूप से महिलाओं की जो है स्थिति वो कभी न कभी अलग हो जाती है। तो इसमें अगर हम देखें तो एक जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एक आदर्श स्त्री की कल्पना की गई है, जिसमें क्या कहा गया है कि आदर्श स्त्री किस तरह से वो अच्छा गृहिणी है इसलिए आदर्श है। टीवी सीरियल्स हम देखते हैं उसमें भी एक आदर्श बहू का रोल दिखाया जाता है। उस प्रकार से अगर किसी शादी वादी होती है तो उसमें भी जो एक आदर्श
महिला की या बहू की कल्पना की जाती है जो अपने साथ ढेर सारा संपत्ति लेकर के आए। और इस तरह से हम देखें तो कामकाजी महिला है, वहाँ पर भी जो है दिखाया जाता है कि हाँ वो महिला जो है एक आदर्श रूप से अच्छे से काम करेगी। तो यहाँ पर जो ताना बाना बनाया गया है, ये चीज़ें सिर्फ महिलाओं के लिए बनाया गया है कि वो आदर्श के रूप में प्रस्तुत हो। लेकिन क्या ये वाकई में उचित है कि सिर्फ ये चीज़ें सिर्फ महिलाओं के लिए ही हो कि वो आदर्श बने, पुरुष क्यों नहीं बने? तो इन्हीं सब तथ्यों के बीच में देखा गया कि विश्व के अलग अलग हिस्सों में महिलाओं के रोजगार, उनकी शिक्षा, उनके कार्यों को बराबरी, पुरुषों के बराबरी में लाने के लिए एक तरह के संगठन आरंभ हुए। और जब संगठन आरंभ हुए तो वो धीरे धीरे अपने अधिकारों की बात करने लगे। वो चाहते थे कि पुरुषों के बराबर उनकी सहभागिता हो, पुरुषों के बराबर उनको अधिकार मिले, पुरुषों के बराबर वो चाहे वो राजनीति हो, चाहे कोई भी अन्य क्षेत्र हो, उन क्षेत्रों में उनको एक बराबरी का अवसर प्रदान हो। और इसी क्रम में विश्व के कई देशों में आंदोलन होते हैं जिसे हम नारीवादी आंदोलन कहते हैं। तो नारीवादी आंदोलन का अभिप्राय ये है कि महिलाओं के राजनीतिक सामाजिक स्तर में एक समानता लाने के लिए जो आंदोलन किए गए थे विभिन्न महिला संगठनों के द्वारा, इसे हम नारीवादी आंदोलन कहते हैं। और इसका प्रभाव क्या हुआ? कि इसका प्रभाव हुआ कि काफ़ी बाद के वर्षों में जब बहुत सारे देशों में लोकतंत्र की स्थापना हुई, वहाँ पर क्या देखने को मिला? वहाँ पे हम लोग को देखने को ये मिला कि महिलाओं को भी मताधिकार दिए गए, यानी कि उनको भी वोट देने का अधिकार दिया गया, जो काफ़ी बाद में हुआ। सबसे पहले फिनलैंड का जो देश था वहाँ पर इसे सांकेतिक रूप से दिया गया। इसके बाद धीरे धीरे करके अन्य देशों में ये फैलने लगा। अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो आपको ज्ञात होगा कि भारत में भी महिलाओं को जो अधिकार देने की बात थी वो ब्रिटिश काल में सबसे पहले 1919 के जो अधिनियम था, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहते हैं, उसमें महिलाओं को कुछ सीमित मताधिकार दिए गए थे, जिसमें वो विधानमंडलों में वो क्या कर सकती थी, वो वोट कर सकती थी। तो यहीं से आरंभ होता है भारत में महिलाओं के लोकतांत्रिक अधिकारों के बारे में, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि पुरुषों के बराबर महिलाओं को भी सार्वजनिक जीवन में एक समानता दी जाए, उसके लिए यहाँ पर भारत में भी प्रयास किए जाते हैं। परंतु देश की आज़ादी के 70 सालों के बाद भी अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पीछे रह गई हैं। आज भी महिला और पुरुष के बीच में वैसी समानता देखने को नहीं मिलती है जो न्यायोचित रूप से मिलनी चाहिए। उदाहरण के लिए अगर हम देखें कि जैसे कि हम लोग का जो समाज है, ठीक है, वो पुरुष प्रधान समाज है, जिसे हम सत्तात्मक समाज कहते हैं। तो सत्तात्मक समाज का यहाँ अर्थ ये है कि यहाँ पर जो एक स्त्री जिसका विवाह होता है एक पुरुष के साथ, जब वो आती है अपने मायके से ससुराल आती है, यहाँ पर उसका नेम जो होता है वो सरनेम भी बदल जाता है। और जो वंशानुगत जो स्थिति है उसमें वो पिता के नाम से या जो पुरुष है उसके नाम से वो सारी चीज़ें चलती हैं। हालांकि अगर हम कुछ जनजातियों को देखें तो वहाँ पर आपको मात्र सत्तात्मक चीज़ें मिलेंगी जहाँ पर महिलाओं की प्रधानता होती है। परंतु सार्वजनिक रूप से भारत के बहुत सारे जो हिस्से हैं उन हिस्सों में अभी भी सत्तात्मक चीज़ें चलती हैं, और उसका परिणाम ये है कि महिलाएं बहुत सारे क्षेत्रों में अभी भी पीछे हैं। उसके अतिरिक्त अगर हम देखें 2011 की जनगणना को तो आपको ज्ञात होगा कि भारत में जो महिलाओं की जो साक्षरता दर है, साक्षरता दर 65.46 यानी कि 6.0 है, जबकि पुरुषों का 70 से अधिक है। तो ये अंतर क्यों है? कहाँ 65 कहाँ 70? ये हालांकि कुछ वर्षों में इसमें काफ़ी ये साक्षरता दर बढ़ा, परंतु पहले इसकी स्थिति और भी दयनीय थी। तो ये चीज़ें, जब साक्षरता दर में अंतर है तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो शिक्षा से वंचित हैं, या फिर उन्हें विद्यालय जाने के लिए या उन्हें शिक्षा ग्रहण करने के लिए सामाजिक रूप से अधिकार प्रदान नहीं हुए। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं समाज में इसका दूरगामी प्रभाव पड़ता है। दूरगामी प्रभाव कैसे पड़ता है कि जैसे कि अगर देखें हम, अगर एक डेटा के अनुसार अगर हम देखें तो आपको ज्ञात होगा कि जो महिलाएं हैं अगर वो शिक्षित कम है तो वो उच्च पदों पे नहीं जा पाती हैं। वो किस तरह से 10th पास कर लेती हैं, 12th पास कर लेती हैं, लेकिन उसके बाद की जो हायर एजुकेशन है उसमें उनकी सहभागिता कम है, और इस कारण से वो उच्च पदों पर नहीं जा पाती हैं। और जब उच्च पदों पर नहीं जाएंगी तो जाहिर सी बात है कि उनकी सहभागिता कम होगी। तो ये अंतर अभी भी हम लोग को भारत में देखने को मिलता है। अब देखते हैं एक डाटा
और उसमें हम ये देखने का प्रयास करते हैं एक और मिनट में करते हुए देश के 6 राज्य हैं उनका एक डेटा दिखाया गया है, जिसमें कुछ गतिविधियों को शामिल किया गया है, जिसमें पुरुष और स्त्री की गतिविधियां हैं। गतिविधियां क्या हैं कि आमदनी वाले काम तो पुरुष कितना करते हैं 6 मिनट, जबकि महिलाएं क्या करती हैं 2 मिनट 40 सेकेंड। घर में काम तो पुरुष कितना करते हैं सिर्फ 30 सेकेंड, जबकि महिलाएं 5 मिनट। गपबाजी पुरुष करते हैं 1.25 मिनट, जबकि महिलाएं 1.20 मिनट करते हैं। जबकि बिना काम के या फुर्सत में तो पुरुष कितने रहते हैं 3.46%, जबकि महिलाएं 3.50। सोने, अपने शरीर की साफ सफाई और पढ़ना वगैरह, इसमें पुरुष जो होते हैं उनका काम जो है वो 12.5 मिनट के आसपास है, जबकि महिलाओं का 11.10 के है। तो ये जो सर्वेक्षण है वो भारत सरकार का जो किया गया सर्वेक्षण है, जो 98-99 में किया गया था। और इस सर्वेक्षण में समय का उपयोग करके ये बताने का प्रयास किया गया है कि पुरुष और महिलाओं के बीच में किस तरह का सामाजिक अंतर हम लोग को दैनिक जीवन में भी देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुरुष और महिलाओं के बीच जो साक्षरता दर है उसका क्या परिणाम हुआ। उसका परिणाम ये हुआ कि जो लैंगिक विभेद है या लैंगिक असमानता है वो धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ी, और उसके कारण से देश के जो कई राज्य हैं वहाँ पर आज भी महिला और पुरुष के बीच में काफ़ी अंतर है। और वो अंतर क्यों है? क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पर प्रतिसत्तात्मक समाज है, और इसमें क्या है कि लड़कों की चाह में, यानी कि बच्चे की चाह में बहुत सारे ऐसे अभिभावक हैं जो लड़कियों की भ्रूण हत्या कर देते हैं। और ये जो हत्या है वो कहीं ना कहीं पुरुष और स्त्री के बीच के जो अंतर है या जो लैंगिक विभेद है उसको काफ़ी बढ़ा देता है। तो एक सर्वे के अनुसार, जैसा कि आप भारत के मानचित्र में देख सकते हैं कि किस तरह से जो ग्रीन का एरिया दिखाया गया है या फिर जो संकेत दिए गए हैं अलग, उससे आपको यह ज्ञात होगा कि किस तरह से यहाँ पर पुरुष और महिलाओं के अलग अलग राज्यों में अंतर है। जो सबसे ज़्यादा आपको दिखेगा अंतर वो हरियाणा राजस्थान का जो क्षेत्र है वहाँ पे आपको नजर आएगा कि यहाँ पर कितना अंतर है। अगर वर्तमान हम सर्वे को देखें तो आपको ज्ञात होगा कि 1000 पुरुष पर जो महिलाओं की संख्या है लगभग 800 है। ये हरियाणा और राजस्थान की जो ये न्यूनतम डेटा है, जिसमें 1000 पुरुषों पर 800 या 850 से अधिक जो है महिलाएं हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि ये अंतर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम देखें भारत के पूर्वी क्षेत्र को तो वहाँ आपको ये जो चीज़ें हैं थोड़ी राहत देने वाली मिल सकती हैं, लेकिन फिर भी इस समाज के इतने अंतर होने से कभी भी महिला और पुरुष के बीच में जो समानता नहीं होगी तो उन्हें भले ही आप कानूनी रूप से कितने सारे भी अधिकार दे दें, परंतु सामाजिक रूप से अगर जागरूकता नहीं होगी, नहीं दिया जाएगा, तो इससे आगे आने वाले समय में भी काफ़ी अंतर आपको देखने को मिलेंगे, और ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए बेहतर नहीं है। एक और हम डाटा देखते हैं जिसमें हम देखते हैं कि विश्व की राजनीति में किन किन देशों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना है। तो हम इसमें देख सकते हैं कि विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय संसदों में महिलाओं की संख्या का प्रतिशत क्या है। तो एक और जो देश के नाम लिखे गए हैं, जैसे नार्डिक देश, ठीक है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के देश, यूरोप, सहारा के मरुस्थल और दक्षिणवर्ती देश, एशिया, पैसिफिक, अरब मुल्क और भारत। तो इन सब अगर परिस्थितियों को देखें, मानचित्र में देखें, तो सबसे ज़्यादा जो अच्छा कंडीशन है वो नार्डिक देशों का है, जिसमें 42.3% जो है महिला सांसदों की संख्या है, जबकि अमेरिका में 29.5, जबकि यूरोप में 25.4, सहारा के मरुस्थल वाले में 23.7, एशिया में 19.8, पैसिफिक में 18.6, अरब मुल्क में 15.6, और भारत की जहाँ तक बात है तो आप देख सकते हैं कि वो सबसे न्यूनतम स्तर पर है 11.8। तो ये जो सर्वे है वो इस चीज़ को बयां कर रहा है कि अभी के वर्तमान समय में भी ये भारत में महिलाओं की स्थिति क्या है, ये संतोषजनक नहीं है। मैं आपको यहाँ बता दूं कि ये जो आंकड़ा है 2018 के आंकड़े से लिया गया है, और इसमें यूरोप OSCE के तहत इन देशों को लिया गया। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो नार्डिक देश है वो डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ये सारे जो हैं देशों को छोड़ करके इसमें जो इसके सदस्य हैं उसके बारे में दिया गया है। तो इस तरह से हम महिलाओं की भारत में राजनीतिक प्रतिनिधित्व कितनी है।
तो हम जैसा कि आप देख सकते हैं इस चित्र में कि महिलाएं जो हैं वो पुरुषों के मुकाबले इनकी जो स्थिति उतनी संतोषजनक नहीं है। जैसा कि मैंने आपको डाटा दिखाया जिसमें बताया आप लोगों को कि ये कितना इसमें अंतर है। भारत में कहाँ 11 पॉइंट समथिंग ही डाटा है, जबकि अगर नार्डिक देशों को देखें तो वो 42 उससे ऊपर है। तो उसका स्पष्ट ये उससे अर्थ निकलता है कि महिला और पुरुष के बीच में जो लैंगिक जो असमानता है वो कितनी अधिक है। अब भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो आपको ज्ञात होगा महिलाओं का जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व है यहाँ पर उतना बेहतर नहीं है। अगर हम बात करें विधायिका की तो महिलाओं की जो प्रतिनिधित्व है, जैसे लोकसभा अगर हम 2014 की बात करें तो इसमें सिर्फ 12% ही महिलाएं इसमें भाग लेती हैं। जबकि अगर हम अन्य देशों को देखें जो विकासशील देश हैं, जैसे लैटिन अमेरिका का देश है या अफ्रीका का देश है, वहाँ पर महिलाओं की संख्या और उनकी भागीदारी ज़्यादा अच्छी है। अगर हम पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर कुछ राहत देने वाली चीज़ें हैं। 1/3 जो सीट है वो दी गई हैं, महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। परंतु अभी हाल ही के वर्षों में 20 राज्य ऐसे हैं जो पंचायती जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत 50% सीटों को आरक्षित कर दिया गया है महिलाओं के लिए। तो ये थोड़ी संतोषजनक बात है, परंतु इसके बावजूद भी अभी कई काम करने की ज़रूरत है। और अगर हम देखें तो राजनीति में महिलाओं की जो भूमिका है वो काफ़ी संतोषजनक नहीं है। एक बात और देखने योग्य है कि अगर भारत सरकार के द्वारा जिस तरह से पंचायती राज व्यवस्था में 1/3 सीटों को आरक्षित किया गया है, अगर उस तरह का प्रावधान अगर लोकसभा और राज्यसभा के सीटों के लिए किया जाए तो महिला और पुरुष के बीच में जो लैंगिक असमानता है उसमें काफ़ी अंतर देखने को मिलेगा। और महिलाओं के द्वारा ये बार बार इस चीज़ को उठाया भी जा रहा है कि संसद में इस तरह का बिल पेश हो और उनमें उसकी भागीदारी अधिक से अधिक मिल सके। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।